हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम मार्केटिंग सब्जेक्ट का जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर। और इसमें बेसिकली जो देख लीजिए टेबल कंटेंट्स हैं, वह हैं कॉन्सेप्ट्स हैं इसकी। मार्केटिंग की नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं, डिमांड्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स वैल्यू, सेटिस्फैक्शन, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन, और मार्केटिंग का नेचर क्या है, स्कोप क्या है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस क्या है। हम लोग इसको लाइन से सब कुछ पढ़ते हुए चलते हैं और एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है, देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हम कुछ बेसिक चीज़ों को कुछ पॉइंट्स में करते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करते जाएंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है, मोस्ट बेसिक, जिस पे पूरा सब्जेक्ट, पूरा बुक, सब कुछ है, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? So basically, marketing is all about recognizing and meeting human and social needs, और मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। जो प्रॉफिट का मोटिव है, प्रॉफिटेबली हमको जो है ये नीड्स को पूरा करना है। मार्केटिंग में क्या होता है कि सबसे पहले एक फर्म होती है, वो देखती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी नीड्स को रिकग्नाइज करती है, कैसा प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं, किस तरह की उनकी कैपेसिटी है पेमेंट की, और बहुत सारे फैक्टर्स को जो हम आगे पढ़ेंगे वो एक फर्म एनालाइज करती है। तो मार्केटिंग को बेसिकली जो हम सम अप करते हैं वो इस तरह से सम अप करते हैं कि मार्केटिंग जो है वो एक कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज करना है और उस कस्टमर की नीड को प्रॉफिटेबली सेटिस्फाई करना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के थ्रू। सो इसको हम बेसिकली मार्केटिंग कहते हैं। और इसके बाद जो अगला टर्म आता है वो आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के जैसे हम जानते हैं, मार्केटिंग के फादर जो फिलिप कोटलर सर कहे जाते हैं, तो उन्होंने उनकी ये डिफिनीशन दी हुई है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने बताया है कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, इस तरह से। तो बेसिकली मैं जो इसको बताने जा रहा हूँ वो है मार्केटिंग को तो हम समझ लिए, इसमें दो टर्म है, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो मैनेजमेंट में आते हैं। तो अगर मार्केटिंग और मैनेजमेंट इन दोनों चीज़ को हम जोड़ दें तो बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दी मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो जो भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, उनको मैनेज करना हर तरह से ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है उनका प्रॉपर। हालांकि मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि बहुत बेसिक टर्म्स हैं और इसको आप सिर्फ डेफिनेशन से ही समझ सकते हो। अगर रिवीजन पे आप लोग ये सब चीज़ें देख रहे हो तो सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे जो है आप इसको समझ जाओगे। चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी नीचे स्कोप है और इसके इम्पोर्टेंस है, तो ये जो फर्दर ये हैं और क्लियर हो जाएंगे आपके टर्म्स। अब आगे अगर हम चलते हैं तो है नीड्स। नीड्स क्या है? तो नीड अराइजेज व्हेन अ पर्सन फील्स डिप्राइव्ड ऑफ सम बेसिक सेटिस्फैक्शन। मतलब किसी भी चीज को, मतलब आप महसूस करते हैं कमी किसी चीज की, जब महसूस करते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ये इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, वो आपकी नीड है, बेसिक नीड। आपकी बेसिक नीड हो सकती है, सोशल नीड हो सकती है, इंडिविजुअल नीड हो सकती है। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली आपकी जैसे बेसिक नीड्स हो गई, तो इसमें नीड में हो गया कि जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग हो गई, ये सब हम लोग जानते हैं कि बहुत बेसिक नीड होती है, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारा कंसीडर होगा एकदम बेसिक फिजिकल नीड में। सोशल नीड में जैसे हो गया कि आपको जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जहाँ रह रहे हो, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप वहाँ के हो, एफेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो श्रीलंका चले गए और वहाँ पे आपको ना कोई जान रहा है ना कुछ, तो रहे हो लेकिन कोई लगाव नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं है। इसके आगे है इंडिविजुअल नीड्स। तो जैसे इंडिविजुअल नीड्स में हम जानते हैं कि किसी को चाहिए होता है कि और नॉलेज हो उसके पास, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। तो इस तरह से जैसे हम देखते हैं समाज में कुछ लोग नेता होते हैं, कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग लॉयर होते हैं, तो क्या है कि वो उस डिग्री को अटेंड किए, नॉलेज को इकट्ठा किए अपना, और वो अब आज की डेट में खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं वांट्स।
तो देखिए बहुत लोग नीड्स और वांट्स में कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वांट्स जो है बहुत बेसिक टर्म है। वांट्स आर फिल्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। These wants are continually shaped by one's social, cultural and individual personality। तो वांट क्या है कि जैसे जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की चाहत करते हैं, ये हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हम जरूरत के अलावा जब कुछ चाहते हैं तो वो हमारी चाहत होती है, वांट्स होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कपड़े हैं, फूड है, सब कुछ है, लेकिन अब अगर हम कह दें कि हमको खाने में सिर्फ आज जो है पनीर ही खानी है, तो ये हमारी चाहत है। नीड हमारी हो सकता है पूरी हो जाए नॉर्मल, लेकिन हम किसी अलग चीज को चाह रहे हैं। मान लीजिए हमको कहीं जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट हमको ट्रेवल करना है। अब हम कहें कि नहीं, हमको सिर्फ बाइक से ही करना है, हमको बाइक चाहिए। तो ये क्या है कि ये जो वांट है, ये हमारी जो चाहत है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है। कई बार ये जैसे कि आदमी की जिस हिसाब से उसकी संस्कृति है यानी कल्चर है, या जिस हिसाब से उसका सोशल बैकग्राउंड है, इन सब चीज़ों से अफेक्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए आप एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हाई सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ बहुत बड़े फ्लैट्स हैं और इस तरह का मतलब एक थोड़ा रिच माहौल है, तो वहाँ पे आप साइकिल लेके जाना नहीं पसंद करेंगे। हालांकि आपका साइकिल से जो काम है यानी नीड वो पूरी हो सकती है, लेकिन आपकी वांट क्या है? आपकी वांट है कि आप बाइक से जाओ, एक स्पोर्ट्स बाइक से जाओ। तो ये क्या है कि हमारा नीड से ऊपर जब हम कुछ पर्टिकुलर चीज चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहते हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए, तो वो हमारी वांट बन जाती है। अब आते हैं डिमांड। तो डिमांड में क्या है कि डिमांड बेसिकली हमारा होता है wants that are supported by purchasing power। Purchasing power means that is ability and willingness to buy is referred as demand। तो मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट के लिए किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, और सिर्फ ऐसे नहीं कि हम उसको खरीदना चाह रहे हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर हो, यानी हम एबल हों, इतना पैसा हो, साथ ही साथ हम इच्छुक भी हों, हमारी इच्छा हो खरीदने की। ऐसा नहीं है कि सड़क पे मर्सिडीज जा रही है, हम देखे अच्छी लगी हो, हमको चाहिए। अगर पैसे हैं और हम शोरूम जा रहे हैं, हमारी विलिंगनेस है, तो डिमांड है। नहीं तो सिर्फ ऐसे रोड पे देख लेने से कुछ प्रोडक्ट अच्छे लग गए, मे भी हमारे पास हो सकता है कि एबिलिटी हो लेकिन हम विलिंगनेस ना हो, तो वो डिमांड नहीं कंसीडर की जाएगी। अगला है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में बेसिकली प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कोई भी कंपनी एक ऐसी चीज है जिसको ऑफर करके जो ह्यूमन की नीड है उसको सेटिस्फाई करते हैं, ये हम प्रोडक्ट्स कहते हैं उसको। हाँ, ऐसी चीज़ों को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मनी के बदले में हम जो कुछ भी ऑफर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट होगा। इट कैन बी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, एनी गैजेट, लैंड, प्रॉपर्टी, ज्वेलर, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। आगे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वैल्यू। और वैल्यू में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक नेक एक्रेडिटेड ग्रेड ए यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में मुझसे ये बहुत बेसिक चीज से लगने वाले टर्म पूछा गया था, वैल्यू। वैल्यू क्या है और वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस क्या होता है? और बिलीव कीजिए कि बहुत से लोग, अगर अभी आपको लगता हो तो आप थोड़ा पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पहले हम इसकी एक डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं, देखते हैं। बेसिकली वैल्यू इज द यूजफुलनेस, वर्थ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर के मन में किसी भी प्रोडक्ट को लेके अगर मतलब जो भी है कि इस कितनी यूजफुलनेस है, इसकी क्या वर्थ है, कितना काम का है, इम्पोर्टेंस क्या है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो ये परसेप्शन एक माइंड में बनता है ना कंज्यूमर के, कस्टमर के, वही आपकी वैल्यू कहलाता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सपेक्टिव customers evaluation of the benefits and cost of one products when compared with others। कई बार हम क्या होता है कि इन सब चीज़ों को मैं सम अप करके बेसिकली आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ तो ज़्यादा इजी होगा। कई बार हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए किसी शोरूम पे, वहाँ पे उसने बताया कि इसकी जो प्राइस है वो 1000 है।
आपको लगता है कि नहीं यार ये कपड़ा 1000 के लायक तो नहीं है, आप उसे बार्गेन करते हो, 800 बोलते हो, तो वो 800 क्या है आपके लिए? वो 800 एक वैल्यू है। आपको लगता है कि हाँ ये जो हमको सेटिस्फैक्शन देगा, जो इसका महत्व, इम्पोर्टेंस है, जो इसकी वर्थ है, जो यूजफुलनेस है, उसके लिए मुझको 800 रुपये ही पे करने चाहिए, 800 रुपये से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इतने का ही है। तो वो क्या है? एक वैल्यू है। और वैल्यू का प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। प्राइस समथिंग ज़्यादा, समटाइम ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। जैसे कि इस केस में आपको बताया कि दुकानदार 1000 चार्ज कर रहा है। कई बार हो सकता है कि आप कोई कपड़ा देखे, आपको लगा यार 800 से 900 का तो होगा ही होगा, आप पूछे, पता चलता है उसकी प्राइस 400 है। तो ये आपका जो परसेप्शन है, जो इसको बोलते हैं ना बेसिकली, इसको इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये एक परसेप्शन है जो कोई भी कस्टमर जो है वो सोचता है कि वेरियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के कि उसकी यूजफुलनेस, वर्थ और इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली वैल्यू की जो, अगर हम फॉर्मूला कहें या कुछ भी इस तरह से उसको डिराइव करने की कोशिश करें, तो वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हैसल टू एक्वायर। देखिए, कई बार वैल्यू इस टर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमको प्रोडक्ट खरीदने में हैसल कितनी हो रही है, कितने आराम से हम कोई प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं। मान लीजिए आपको एक टूथपेस्ट खरीदना है, आपका जो टर्म वैल्यू के हिसाब से देखें तो आपको लगता है कि नहीं, दंत कांति बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, यही हम जाएंगे लेने। आप शॉप पे गए लेने, शॉप पे दंत कांति अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे शॉप पे कोलगेट अवेलेबल है। अब आपको अगर दंत कांति लेना है तो वहाँ से आपको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उस 1 किलोमीटर दूर जाने में आपको अपने पेट्रोल या जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कॉस्ट लगनी लगेगी। हो सकता है आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर करो तो डिलीवरी चार्जेस या टाइम ज़्यादा लगे। तो इस तरह से जो उसको हैसल है, उसको खरीदने में प्रोडक्ट हो, वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से उसकी वैल्यू कई बार कम हो जाएगी और कोलगेट की वैल्यू आपके लिए बढ़ जाएगी। एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, कई बार हम जो है जब जोड़ते हैं वैल्यू फॉर मनी, एक हम टर्म यूज करते हैं। कई बार आप जैसे किसी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, कई प्रोडक्ट्स को, कुछ प्रोडक्ट्स को हम वैल्यू फॉर मनी कहते हैं, कुछ को नहीं। वैल्यू क्या है? अगेन यही चीज है। मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हैं, 20,000 रुपये आपका बजट है। 20,000 रुपये में आप गए, सैमसंग का एक फोन देखते हैं दुकान पे, एक फोन ओप्पो का देखे, वीवो का देखे, 3 फोन आपने देखा। दुकानदार आपको बताता है कि सर, एक फोन को पर्टिकुलर सैमसंग को मान लीजिए, कहता है कि सर 20,000 रुपये में ये जो देता है वो कोई नहीं देता है। तो ये वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी का क्या है कि मतलब सेम टाइप के, सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको जब कंपेयर किया गया तो सैमसंग का जो प्रोडक्ट है वो आपको ज़्यादा फीचर्स दे रहा है, ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए, ज़्यादा वर्थ है, और भी फीचर्स हैं जो उसको उससे बाकी प्रोडक्ट से, ओप्पो वीवो के प्रोडक्ट से अलग बनाता है। तो इस केस में क्या हो गया? इस केस में सीधी सी बात है, जो सैमसंग का प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू आपके लिए ज़्यादा है। और वैल्यू फॉर मनी आप बोलेंगे मतलब जितना पेमेंट आप कर रहे हो वो उसके लिए एकदम सफिशियंट है। और कई बार जब आप इस पैसा ज़्यादा देते हो उसकी वैल्यू से, तो उस केस में क्या है कि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जैसे कि आपको लगता है कोई चीज़, आपको कोई फ़ोन 20,000 में मिल जाना चाहिए, लेकिन कंपनी 22,000 रुपये चार्ज कर रही है, ये 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है। ये वैल्यू आप कहाँ से क्रिएट की हो सारी? ये आप कहीं से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। नॉर्मल आप सोसाइटी में हो, आप अपने एक्सपीरियंस से, वेरियस सोर्सेज से आप वैल्यू क्रिएट करते हो। और वैल्यू हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। हर पर्सन के लिए एक ही प्रोडक्ट की कई अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग वैल्यू होंगी। जरूरी नहीं एक प्रोडक्ट के लिए सबकी वैल्यू सेम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देखने में छोटा है लेकिन लोग जल्दी डिफाइन नहीं कर पाते हैं इसको। इसके आगे अगर हम चलते हैं, सेटिस्फैक्शन क्या है? तो बेसिकली सेटिस्फैक्शन क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन अ प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस एज परसीव्ड बाय द बायर इन डिलीवरिंग वैल्यू रिलेटिव टू देयर एक्सपेक्टेशंस। अगर इसको सीधे टर्म में बोलें, सेटिस्फैक्शन क्या है, तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपकी एक उम्मीद होती है कि ये प्रोडक्ट ऐसा उतरेगा, ऐसा उतरेगा, ऐसा उतरेगा। मान लीजिए जैसा कि पिछला एग्जांपल वैल्यू में हमने लिया था सैमसंग का फ़ोन। सैमसंग का फ़ोन आपने 20,000 रुपये का लिया। आपने सोचा कि इसके कैमरे बहुत अच्छे होंगे, रात में हम फोटो खींचेंगे, एकदम क्लियर आएगी, सेल्फी लेंगे, एकदम अच्छी होगी, 2 दिन की बैटरी चलेगी। अब बात आती है रियलिटी की। रियलिटी के केस में जब आप देखते हैं कि मान लीजिए फ़ोन की बैटरी 3 दिन चल रही है, आपने एक्सपेक्ट किया था 2 दिन। कैमरा आप जितना एक्सपेक्ट किए थे रात में कि एवरेज फोटो खींचेगा, लेकिन उससे भी अच्छी फोटो खींच रहा है, सेल्फी भी अच्छी है, तो आप क्या कहोगे कि आप
पूरी तरह से सेटिस्फाई हो प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से प्रोडक्ट आगे निकल गया है, तो आप सेटिस्फाई हो ऐसे केस में। और कई बार क्या होता है कि उससे कम जब डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट, तो आप कहते हो कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो। तो ये जो सेटिस्फैक्शन टर्म है वहाँ पे यूज होता है। इसके बाद देखिए दो टर्म है, एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन। दोनों में लोग अक्सर काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अभी इसको लाइन से हम देखते हैं। जैसे एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज में बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को हम किसी और प्रोडक्ट के थ्रू, कि यहाँ किसी और प्रोडक्ट के लिए जब बदल देते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक फ़ोन है, आपके पास एक और फ़ोन है, हम दोनों बदल लिए, वो हो गया एक एक्सचेंज। या कई बार हम लोग फ्लिपकार्ट पे नया फ़ोन ऑर्डर करते हैं तो पुराना फ़ोन बदल देते हैं, तो उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है कि प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट वाली, वो एक्सचेंज में आती हैं, और इसमें एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन भी है। अब देखिए हम इन दोनों पॉइंट्स में ना जाके, क्योंकि बेसिक टर्म है, इसका सीधे डिफरेंस बता देते हैं। Transaction is a contract or agreement between two parties where a good or service is exchanged in a return for a monetary value, whereas an exchange is a swap of good or a service between two parties. ट्रांजैक्शन में जो आप जान लीजिए वो मोनेटरी टर्म जरूर होगा, और मोनेटरी के साथ साथ इसमें क्या होगा कि इसमें एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होना जरूरी है, जो एक्सचेंज में एग्रीमेंट नहीं है। और अगर आप लोग अकाउंटेंसी पढ़े होंगे तो अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन के बारे में देखे होंगे, एकदम बेसिक से था स्टार्टिंग में, कि ओनली दोस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स। आप आगे देखते हैं नेचर क्या है मार्केटिंग का। बेसिकली मार्केटिंग है क्या, किस तरह का उसका नेचर है। तो मार्केटिंग जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है। जो मार्केटिंग की स्टार्ट होती है वो कस्टमर से है, जो अंत है वो कस्टमर पे ही है। जैसे कि सबसे पहले मार्केटिंग में स्टार्ट होती कहाँ से, कस्टमर की जो नीड है उस नीड को आइडेंटिफाई करना, और ख़त्म कहाँ होती है, ख़त्म होती है आफ्टर सेल सर्विस, या उसके बाद भी अब तो कंटिन्यू रहती है। तो कहाँ है, कस्टमर से ही शुरू हुई, कस्टमर पे ही ख़त्म हुई। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो मेन फोकस होता है करंट सिनेरियो में। तो क्या हो गया, पूरी तरह से जो मार्केटिंग है वो कस्टमर पे ओरिएंटेड है। उसके बाद है मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ वैल्यू। When a customer is satisfied from a particular product based on its overall performance, then the satisfaction that he has received is known as customer value. कस्टमर वैल्यू वही जो इसके पहले अभी हम सेटिस्फैक्शन में डिस्कस किए हैं, उसी तरह से है। ये देखिए इनकी डेफिनेशन में भी लिखा है, वैल्यू इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओनरशिप एंड यूज। तो कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है आपके प्रोडक्ट से, और उसको कितने कम कॉस्ट पे कितने अच्छे तरीके से वो ओन कर पा रहा है, यूज़ कर रहा है। देखिए पोस्ट एक्विजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप एक वाईफाई लगवाए, वाईफाई लगवाने के बाद मान लीजिए पोस्ट एक्विजिशन क्या हो गया, अब उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जो पूरा का पूरा जो आपकी वैल्यू है उसको कहीं ना कहीं वो कम कर देगा। और अगर उसके बाद भी सर्विस अच्छी है तो वो उस चीज़ को इंक्रीज कर देगा। फिर है मार्केटिंग इज नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। देखिए मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है, कस्टमर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें डीलर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सप्लायर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केटिंग पूरा टर्म है वो एक रिलेशन पे डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कितने अच्छे से है कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना अच्छा आपकी पूरा जो है उतना स्मूथली आपका पूरा बिजनेस रन करेगा। मार्केटिंग इज बिजनेस। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसमें पूरा कहना है कि बिजनेस जो है या जो मार्केट है या मार्केटिंग पूरा टर्म वो पूरा का पूरा ही बिजनेस है। क्यों? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट होती है मार्केटिंग से और ख़त्म होती हैं मार्केटिंग पे। तो सब कुछ ये जो हो रहा है एक बिजनेस में पूरा की पूरी तरह से मार्केटिंग ही है। तो मार्केटिंग को हम बिजनेस कह सकते हैं। तो नेचर में इसको कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हम करते क्या है, बिजनेस में प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। अल्टीमेट होता है कि प्रॉफिट कमाना है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर करके।
और मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग कहती है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके सेटिस्फाई करना। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो टर्म है वो मिल रहे हैं, इस वजह से कहा जाता है कि मार्केटिंग ही बिजनेस है। कि वो एक कहावत थी ना, शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो उस तरह से उसके बाद मार्केटिंग जो है वो डायनेमिक है। नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली एंड मार्केटिंग इज देयर टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड। जो कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंसेस होते हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं। तो इस हिसाब से जो मार्केटिंग है वो भी डायनेमिक है, उसको भी हमेशा खुद को उस हिसाब से बदलते रहना पड़ता है। कंटिन्यूसली इसको जो है काम करते रहना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि मार्केटिंग का जो स्कोप क्या है। मार्केटिंग तो पहली चीज़ है मार्केटिंग रिसर्च। तो बहुत बेसिक चीज़ है, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के पहले कोई भी कंपनी होती है वो बहुत अच्छे से रिसर्च करती है। और रिसर्च ये एक एस्पेक्ट पे नहीं होता है, कई सारे एस्पेक्ट पे होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट कोई भी डेवलप करना है और आपने रिसर्च नहीं की, तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो प्रोडक्ट किसी भी तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई ना कर पाए। तो इसलिए कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, वो अपने प्रोडक्ट को एकदम सक्सेस करने के लिए या हिट करने के लिए वो पूरी तरह से एक रिसर्च करके आती है। और रिसर्च में जनरली कस्टमर के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च की जाती है, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस जाने जाते हैं, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, वो किस तरह के प्रोडक्ट चाहते हैं और क्या किस टर्म्स एंड कंडीशन पे कैसी सर्विसेज चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, वेरियस चार्ट्स बनाए जाते हैं, ग्राफ बनाए जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे रिजल्ट निकल पाएँ। और उस रिजल्ट के बेसिस पे जो है, जो रिसर्च आया उसको एनालाइज करके जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बेसिस पे जो है कंपनी आगे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करती है। जैसे कि आप व्हीकल्स के केस में देखोगे तो कोई 7 सीटर ला रहा है, कोई 5 सीटर ला रहा है, वो कहीं ना कहीं उनकी रिसर्च पे, जैसे अभी टाटा का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या कहीं रीलॉन्च किया है सफारी को, तो उन्होंने एक पूरी रिसर्च की। उन्होंने अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे, जैसे टाटा हेक्सा, टाटा सफारी पुरानी, उसको डिसकंटिन्यू किया, नया प्रोडक्ट्स लाए, और उनकी सेल आज की डेट में जो वो एकदम डूब रही थी वो अचानक से बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया और जो पाया उस रिसर्च पे जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से काम किया। तो कहीं ना कहीं ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट होता है। उसके बाद प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, या कह लें इसको मेन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है, प्राइस ही सब कुछ है। आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हो, सबसे पहली चीज़ होती है कि प्राइस का कंपेयर आप करते हो उसके फीचर्स के साथ। तो प्राइस कहीं ना कहीं जस्टिफाई अगर वो करता है प्रोडक्ट अपनी, तो आप उसको लेते हो, नहीं तो नहीं लेते हो। प्राइसिंग में भी कंपनी को बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो उनका होता है अपनी कॉस्ट। उनको उन्होंने जितनी कॉस्ट लगाई है, कोई भी अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको 9 रुपये में नहीं बेचेगा, तो वो कॉस्ट निकालेगा। उसके बाद होता है कि वो देखेगा कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या रेट चल रहा है या कंपटीटर की क्या प्राइसिंग है। उन प्राइसिंग को देखने के बाद वो देखेगा कि अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन में कितना पैसा लगेगा। तो इन सब चीज़ों के बाद वो अपना एक प्राइस डिसाइड करता है। कहीं ना कहीं ये प्राइस किसी भी प्रोडक्ट को हिट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइसिंग अच्छी है तो प्रोडक्ट जो है सीधे बिकेगा, नहीं तो नहीं। जैसा कि Xiaomi या Redmi के फ़ोन्स में आप देखते होंगे, Realme के फ़ोन्स में देखते होंगे। तो ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो एडवर्टाइजिंग में क्या है कि इट हेल्प्स टू मेक द कस्टमर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पूरी तरह से अवेयर करता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट इसलिए भी की जाती है कि कहीं ना कहीं कस्टमर को क्यूरियस बनाया जाए, उसके जो एक मन में, दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा की जाए, जिससे कि वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को देखने के लिए कस्टमर कहीं ना कहीं शोरूम पे जाए या शॉप पे जाए, उसको देखे। और अगर क्यूरियस हो गया है तो बहुत चांसेस हैं कि वो जाके प्रोडक्ट को खरीद लेगा, या उसको पोटेंशियल कस्टमर बनाया जा सकता है। एज अ पोटेंशियल कस्टमर भी ट्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी के टाइम में जब अल्ट्रॉज लॉन्च हुई थी, टाटा की एक हैचबैक कार है, और पहले नंबर पे सेल पे बेलिनो थी प्रीमियम हैचबैक में, दूसरे नंबर पे Hyundai की i20 थी, तीसरे पे और भी प्रोडक्ट्स है।
तो जो टाटा था, टाटा ने इस चीज़ को देखा और उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया, बहुत एडवर्टीजमेंट किया, बहुत पैसा खर्चा किया और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में कामयाब हो गए। लोगों के मन में जो परसेप्शन था, क्यूरियोसिटी थी, उसको उन्होंने बनाया। टाटा की गाड़ी बहुत सेफ होती है, 5 स्टार है, इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार में है और ये चीज़ उन्होंने कस्टमर के दिमाग में डाला। और आज की डेट में टाटा Hyundai की i20 जो सेकंड बेस्ट सेलिंग थी, उसको बीट करके सेकंड पोजीशन जो है टाटा ने सिर्फ 1 साल के अंदर, 1 डेढ़ साल के अंदर वो पोजीशन की। तो ये कहीं ना कहीं जो एडवर्टीजमेंट और इनके प्रमोशन की एक्टिविटीज़ थी, उसकी वजह से ये ये काम कर पाए। कई तरह की इसमें हैं, जैसे कि आप फेस टू फेस पर्सनल सेलिंग कर सकते हो, आप मास सेलिंग कर सकते हो और बहुत सारे तरीके होते हैं एडवर्टीजमेंट के, वो आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। उसके बाद चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से अपनी प्रोडक्ट का करना चाह रहे हैं, कौन सा चैनल अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट रहेगा कि कंपनी अपने आउटलेट्स खोल के डायरेक्ट सेल करेंगे या उसको होलसेल और रिटेल इस पूरे जो है चेन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेगा या डिपार्टमेंटल स्टोर पे रहेगा, चेन स्टोर रहेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की नेचर कैसा है। जैसे कि अगर ब्रेड है तो ब्रेड में आपको क्या है कि सीधे मैन्युफैक्चर से सीधे एक उनकी जो भी अपना होगा व्हीकल होगा, उसके ज़रिए वो जितने भी रिटेलर्स होंगे उनके पास जो है सीधे डिलीवर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट हैं। इसी की जगह जैसे बड़े हैवी व्हीकल से मान लीजिए कभी शिप का कोई ऑर्डर आ गया, तो शिप मैन्युफैक्चरर क्या है, वो डायरेक्ट उसकी जो है कस्टमर को डिलीवरी देंगे। तो इसी तरह से अलग अलग जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनकी अलग अलग चेन होती है, कस्टमर कंपनी को अपने जो है प्रोडक्ट के हिसाब से ये डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद फिनेंस है, तो फिनेंस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कंपनी है उसके लिए भी, कि वो सही से अपनी जो रिसर्च है, अपने डेवलपमेंट है, बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशन है, उनको रन कर पाए। और साथ ही साथ जो फिनेंस है वो कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इसीलिए हम देखेंगे कि पेमेंट के और फाइनेंस के वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि पेमेंट का भी देख लेते हैं। जैसे फाइनेंस अवेलेबल कराना है आपको, मान लीजिए एक बार में आप नहीं ले सकते, आपका बजट नहीं है, तो उस बजट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ईएमआई पे ले सकते हैं। उसके लिए क्रेडिट कार्ड की है और भी बहुत सारे हैं, लोन है। इस तरह की कई सारी फैसिलिटी जो है कस्टमर को भी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे कि उनका जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसको आप क्रिएट कर सकें। अगर है नहीं तो ईएमआई के थ्रू आप क्रिएट कर सकें और प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। तो फाइनेंस भी है। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हाँ, इंडियन जो कंपनीज हैं वो अब धीरे धीरे इसको भी काफ़ी जो है सीरियसली लेने लगी हैं और अच्छा लगता है कि कंपटीशन के इस एरा में जो है कंपनीज आगे बढ़ रही हैं। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होगा कि जब आप प्रोडक्ट खरीद लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आपको कैसी सर्विस मिल रही है। कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको खरीदने के बाद भी उसकी सर्विस की ज़रूरत होती है, कुछ में हो सकता है नहीं हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में होता है। और ये ज़्यादातर नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स आपने ले लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हर कोई जनरली गारंटी चाहता है या वारंटी चाहता है, 1 ईयर नहीं उससे ज़्यादा इस तरह के प्रोडक्ट हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि अगर प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो इस वजह से कंपनी आफ्टर सेल सर्विस जो है प्रोवाइड कराती है। और ये आफ्टर सेल सर्विस जितनी अच्छी रहती है उतना ही अच्छा जो है कंपनी की रेपुटेशन बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। इसमें जैसे कंपनी कई बार फ्री रिपेयर्स वारंटी पीरियड में या फ्री एक्सचेंज, पूरा प्रोडक्ट बदल देती है अगर गारंटी है, तो इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराती है। और ये कंपनी की इमेज बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत। और जिन कंपनीज की नहीं है आफ्टर सेल सर्विस अच्छी, तो उनकी जो है इमेज गड़बड़ है। जैसे कि आप अगर व्हीकल्स का केस देखेंगे तो टोयोटा की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी मानी जाती है, इस वजह से उसकी रीसेल वैल्यू भी है। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो टोयोटा की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा है। और सेम केस अगर आप स्कोडा की केस में देखें तो स्कोडा के केस में तो एकदम बेकार ही है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग का। जो पूरा का पूरा मार्केटिंग हमने पढ़ लिया, लेकिन उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व तो क्या है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इट प्रमोट्स अवेयरनेस एमंग द पब्लिक। एडवर्टीजमेंट को अगर हम लेते हैं तो एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के लिए अवेयर अवेयर करती है कस्टमर्स को, और उनको जानकारी भी धीरे धीरे देती है कई सारी। और
जैसे कि आजकल इनोवेटिव हो गए हैं, तो जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं कि ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ किए हैं, ये अच्छी है बाकी से। अगर आपको याद हो तो इको फ्रेंडली एसी के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी हमारी वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है। तो क्या है कि आप अवेयर भी हो रहे हो, उनके प्रोडक्ट के बारे में भी जान रहे हो, नॉर्मल भी आप अवेयर हो रहे हो। तो ये अवेयरनेस जो है पब्लिक के अमंग प्रमोट करते हैं। कोरोना टाइम में आप देखो बहुत सारे जो लाइफ बॉय हैं या डेटॉल हैं, इनके आप एडवर्टीजमेंट देखोगे, ये भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में भी कि हमारा सैनिटाइजर है ये है, और वैसे भी अवेयर कर रहे हैं कि आप दूरी बना के रहें, हाथ सैनिटाइज करें। सो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद है इट हेल्प्स इन बूस्टिंग सेल्स। सीधी सी बात है, अगर एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं, लोगों के पास है, लोगों के पास ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट आपको पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाएंगे और जाके परचेज करेंगे। उसके बाद जो है अगर कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो वो खुद ही स्प्रेड करते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे आज के डेट में टाटा के प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो सबको बताते हैं भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत सेफ है, बहुत मजबूत है, आप भी इसको ट्राई करो बाकी व्हीकल से पहले। तो कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि लोग आपकी अच्छी चीज़ों को खुद स्प्रेड करेंगे, तो जब स्प्रेड करेंगे अच्छी चीज़ होगी, प्रोडक्ट में अच्छाई है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्स को जो है बूस्ट करेगी ही करेगी। और इट बिल्ड्स कंपनीज रेपुटेशन। इन सब चीज़ों के बाद ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रेपुटेशन तो बननी ही बननी है। और जैसे कि एक टाटा की रेपुटेशन बन गई है ना कि सेफ कार है, तो उस तरह की रेपुटेशन कहीं ना कहीं बनेगी। इट हेल्प्स इन फॉस्टरिंग हेल्थी कंपटीशन। तो helps to position the company as being superior to its rival. कंपटीशन प्रमोट्स R&D। कंपनी कहीं ना कहीं आपस में लगी होती हैं कि हम अगले से बेहतर हैं, अगले से अच्छा प्रोडक्ट है, और वो कहीं ना कहीं R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना जो है पैसा लगाती हैं कि कितना अच्छे से जो है वो अपने प्रोडक्ट को बता पाएँ अपने कंपटीशन के कंपेयर में। जैसे कि एसी के फैक्टर में मैंने बताया, नहीं एसी के केस में बताया कि कंपनीज कहीं ना कहीं लगी रहती हैं कि वो दिखा पाएँ कि हम ज़्यादा नेचर का भी ध्यान रख रहे हैं, आपका भी ध्यान रख रहे हैं, बजट का भी ध्यान रख रहे हैं, तो हम जो अपने कंपटीशन है कंपटीटर से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये थे जो बेसिक पहला चैप्टर था जिसको हमने कवर किया है। ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन फिर इसके बाद हम आगे चैप्टर कवर करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप इसको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।